हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि ओटी के एग्ज़ाम्स एनेस्थीसिया के एग्ज़ाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। और जो भी अदर एग्ज़ाम्स जैसे नर्सिंग हो गए, मेडिकल, पैरामेडिकल, कोई भी एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है द मोस्ट कॉमन एयरवे यूज टू प्रिवेंट द टंग फॉल इज़ गुडेल्स एयरवे। टंग फॉल को रोकने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है, ठीक है, टंग फॉल को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका और सबसे अच्छा इक्विपमेंट कौन सा है? तो गुडेल्स एयरवे। गुडेल्स एयरवे जो होता है वो आपने देखा होगा, अलग अलग कलर में आते हैं। उसे क्या करते हैं कि जीभ के ऊपर रख देते हैं और सेट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं जीभ को, ताकि जीभ जो है वो पलट ना जाए, मरीज़ जीभ को अपने ही दांत से काट ना ले। ठीक है, तो इन सब को रोकने के लिए, इन सब से मरीज़ को बचाने के लिए क्या करते हैं? गुडेल्स एयरवे फिक्स कर देते हैं, मुंह में लगा देते हैं। ठीक है, जिससे कि उसका जो जीभ है, जो टंग है, वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है। तो आप समझ गए कि गुडेल्स एयरवे के थ्रू हम लोग टंग फॉल को, टंग बाइट को रोक सकते हैं। जीभ को काटने से और जीभ को पलटने से। जीभ पलटेगा तो एयरवे ब्लॉक होगा, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होगी, उन्हें और भी दिक्कतें होने लगेंगी। तो इसे रोकने के लिए गुडेल्स एयरवे का मेनली इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, द मेजर लिमिटेशन ऑफ मास्क वेंटिलेशन इज़ दैट इट इंक्रीजेज द चांस ऑफ एस्पिरेशन। यानी मास्क के थ्रू वेंटिलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वेंटिलेशन करने के टाइम बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें ये होती हैं। अगर जीए दे रहे हैं, जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो चांसेज होती हैं एस्पिरेशन की, मरीज़ एस्पिरेट कर जाए। अगर उसे मना किया गया कि खाओ पियो नहीं, कुछ भी नहीं करना है, खाली पेट आना है, और वो खा के आ रहा है, पानी पी के आ रहा है, तो हो सकता है कि वो एस्पिरेट कर जाए, उसके नाक मुंह में वो खाना जो है आ जाए। तो इससे बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें हो सकती हैं, इससे कभी कभी जान भी जा सकती हैं। तो इसीलिए एस्पिरेशन जो है वो बहुत ही खतरनाक माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है कि मेसिनटोस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैरिंगोस्कोप। यानी मेसिनटोस जो है वो सबसे कॉमनली, सबसे सामान्य तौर पे कौन सा लैरिंगोस्कोप का यूज किया जाता है? तो मेसिनटोस लैरिंगोस्कोप का। यानी मेसिनटोस जो है एक तरह का इसके ब्लेड का टाइप है। यानी लैरिंगोस्कोप के 3 ब्लेड होते हैं, मिलर, मेसिनटोस, मैकॉय। तो जो सबसे कॉमन है वो है मेसिनटोस, जो कि एडल्ट्स में यूज किए जाते हैं, और बच्चों में मिलर जो है वो यूज किया जाता है, MILLER, और मेसिनटोस MECINTOSH। ठीक है, तो ये जो है आपका लैरिंगोस्कोप का टाइप है, जो कि सबसे कॉमनली, सबसे सामान्य तौर पर यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा इंट्यूबेशन सक्सेस रेट्स ऑफ 94 to 99% हैज़ बीन रिपोर्टेड फॉर वीडियो लैरिंगोस्कोपी एज अ रेस्क्यू मॉडलिटी आफ्टर फेल्ड डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी। अब हम लोग समझते हैं कि लैरिंगोस्कोपी क्या है। तो लैरिंगोस्कोप के थ्रू क्या करते हैं? लैरिंग्स को विजुअलाइज करते हैं, मरीज़ को इंट्यूबेट करते हैं, यानी ट्यूब डाल देते हैं वोकल कॉर्ड में, ट्राइकिया में। ठीक है, तो सक्सेस रेट किस में ज़्यादा है? 94 to 99% सक्सेस रेट जो है वो वीडियो लैरिंगोस्कोपी में माना जाता है। एक नई मशीन आई है जिससे कि आप अगर मुंह में लैरिंगोस्कोप डालते हैं तो एक वीडियो कैमरा जो होता है, वीडियो जो है आपको वहाँ पे दिखते रहेगा, और बहुत ही आसानी से आप इंट्यूबेशन कर देंगे, यानी ट्यूब डाल देंगे सही जगह पे। तो ज़्यादा सक्सेस रेट किस में है? आप देख के डाल रहे हैं, और एक आप बिना देखे डाल रहे हैं, और फिर आप जो है एग्जामिन कर रहे हैं कि सही जगह पड़ा है। तो आपका वीडियो लैरिंगोस्कोपी को बेस्ट माना गया है। इसमें सक्सेस रेट 94 to 99% है। अगर डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी, यानी लैरिंगोस्कोपी जो आपका औजार है, जो कि स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, उसमें हैंडल होता है, ब्लेड होता है, उसके थ्रू अगर आप एग्जामिन कर रहे हैं लैरिंगोस्कोप को डाल के, ठीक है, लैरिंगोस्कोप को डाल के वोकल कॉर्ड को आप देखते हैं, वोकल कॉर्ड दिख जाता है तो आप इंट्यूबेट कर देते हैं। लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा है, ये फेल हो जा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वीडियो लैरिंगोस्कोपी को बेस्ट माना जाता है। इसके सफल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो कौन सा बेस्ट है? तो वीडियो लैरिंगोस्कोपी बेस्ट माना गया है। नेक्स्ट है फाइब्रो ऑप्टिक लैरिंगोस्कोपी ब्रोंकोस्कोप गाइडेड इंट्यूबेशन इज कंसिडर्ड एज गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डिफिकल्ट फील्ड इंट्यूबेशन। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि फाइब्रो ऑप्टिक लैरिंगोस्कोपी और ब्रोंकोस्कोप गाइडेड लैरिंगोस्कोपी, यानी आपका एक होता है ब्रोंकोस्कोप, लंबा सा ट्यूब होगा, वो आपके नोज़ के थ्रू या माउथ के थ्रू अंदर इंसर्ट किया जाता है। उसमें जो होता है लेंस होता है, कैमरा होता है,
ठीक है, और उसमें ग्लासेस आगे बनी होती हैं ऐसे, ठीक है, ऑप्टिक लेंस से होता है। वहाँ पे कैमरा भी होता है। अगर उसको अंदर डालेंगे तो क्या होता है चांस कि आपको अच्छे से दिख जाएगा, आप इंट्यूबेशन बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। अगर कभी भी बहुत ही कठिनाई हो रही है या फिर इंट्यूबेशन नहीं हो पा रहा है, कुछ अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, दिक्कत है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, तो ब्रोंकोस्कोपी या फाइब्रो ऑप्टिक लैरिंगोस्कोपी की मदद से आसानी से इंट्यूबेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड वीडियो लैरिंगोस्कोप इज सी-मैक, यानी सबसे सामान्य तौर पर जो वीडियो लैरिंगोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है वो अभी सी-मैक है, ठीक है, सी-मैक। नेक्स्ट है अमॉन्ग द सेकेंड जनरेशन LMA IGELs the most frequently used in India due to decrease in incidence of aspiration as compared to first generation LMA, यानी फर्स्ट जनरेशन का जो LMA था उसमें ज़्यादा एस्पिरेट होने की चांसेस थी, और सेकेंड जनरेशन LMA जो है उसमें कम चांसेस हैं एस्पिरेशन की। इसीलिए IGEL जो भी यूज किया जाता है भारत में बहुत ज़्यादा, उसके यूज करने के कारण क्या है, तो कारण ये है कि इसमें एस्पिरेशन का चांस कम है, ठीक है। तो अब समझ गए कि सेकेंड जनरेशन LMA यानी IGEL का इस्तेमाल अभी ज़्यादा किया जाता है क्योंकि उसमें एस्पिरेशन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। डेफिनेटिव एयरवे मैनेजमेंट डिवाइसेज इंक्लूड्स इंडोट्रैकियल ट्यूब एंड ट्रैकियोस्टमी, यानी कि एयरवे मैनेजमेंट के लिए अगर किसी को सांस नहीं आ रही है, वो अपने से सांस नहीं ले पा रहा है, या फिर सर्जरी के टाइम भी इंट्यूबेशन करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम ET ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं एयरवे को मैनेज करने के लिए। और अचानक से कभी मरीज को कुछ दिक्कत होने लगी, सांस नहीं आ रहा और कुछ भी कर रहे हैं नहीं काम कर रहा है, तो उस टाइम में ट्रैकियोस्टमी कर देते हैं। ट्रैकिया पे इंसिजन लगा के उसमें ट्रैकियोस्टमी ट्यूब डाल देते हैं, और वहीं से वो क्या करता है, एयर वगैरह आता है, ऑक्सीजन आता है, वो सांस लेता है, छोड़ता है, ठीक है। तो ट्रैकियोस्टमी कर सकते हैं या फिर ET ट्यूब से इंट्यूबेशन कर सकते हैं। यही दो जो है अभी सबसे कॉमनली यूज्ड जो है मेथड है एयरवे मैनेज करने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा कैप्नोग्राफी इज़ द श्योरेस्ट साइन टू कन्फर्म द करेक्ट पोजिशन ऑफ इंडोट्रैकियल ट्यूब, यानी आप जो है ET ट्यूब से यानी इंडोट्रैकियल ट्यूब से इंट्यूबेशन कर दिए। इंट्यूबेशन करने के बाद क्या होता है कि आपको कंफर्म करना होता है कि ET ट्यूब सही जगह पे पड़ा है या नहीं। तो आप एक तो है अस्कल्टेट कर लेते हैं, स्टेथोस्कोप की हेल्प से चेस्ट पे रखेंगे और चेक कर लेंगे। दूसरा है कि आप कैप्नोग्राफी देख लेते हैं, यानी कैप्नोस्टेट जो होता है वो एक डिवाइस होता है जो कि मशीन में सेट होता है, उसको जो है सर्किट से यानी जो ट्यूब्स होती हैं आपकी उससे वो कनेक्टेड होता है। तो कैप्नोस्टेट की हेल्प से, ठीक है, यानी कैप्नोग्राफी जो है तो कैप्नोस्टेट की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि CO2 का लेवल चेक कर लेते हैं। CO2 अगर सही है तो ठीक है कि सही जगह पे हमारा ट्यूब पड़ा है। तो कैप्नोग्राफी को सबसे अच्छा तरीका माना जाता है ये चेक करने के लिए कि ET ट्यूब सही जगह पे पड़ा है या नहीं। और दूसरा है अस्कल्टेशन, यानी स्टेथोस्कोप की मदद से आप अस्कल्टेट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ नॉट यूजिंग कफ्ड ट्यूब्स इन चिल्ड्रेन अप टू 10 ईयर्स डज नॉट होल्ड ट्रू इन प्रेजेंट डे प्रैक्टिस, यानी पहले के समय में माना जाता था कि कफ्ड ट्यूब का इस्तेमाल 10 साल तक के बच्चों में नहीं करनी चाहिए। तो 10 साल के बच्चे आप देख सकते हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन पहले के समय में मानना था कि कफ्ड ट्यूब का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में यह जो है सही नहीं माना जाता है। 10 साल के बच्चे में भी आप कफ्ड ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले के समय में अलग मान्यता थी, अब जो है चेंज हो गई हैं, यानी अब जो है कफ्ड ट्यूब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इनमें जो बहुत छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, न्यूनेट्स हैं, उनमें अनकफ्ड ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो 4 साल, 5 साल, 10 साल से बड़े हैं तो उनमें जो है कफ्ड ट्यूब का इस्तेमाल किया जा सकता है उनकी कंडीशन को देखते हुए। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोक्सिया फॉर डबल ल्यूमेन ट्यूब इज़ वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, यानी कि डबल ल्यूमेन ट्यूब से अगर इंट्यूबेशन किया गया है मरीज का तो सबसे कॉमन, सबसे सामान्य कारण है हाइपोक्सिया होने का, यानी ऑक्सीजन की कमी होने का, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच।
ठीक है। अगर वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो जाएगा, सही से नहीं किया गया होगा अगर इंट्यूबेशन, और वेंटिलेशन जो है अगर एक चैम्बर में लंग्स के ज़्यादा हो रहा है, एक चैम्बर में एकदम ही नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है। हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस टू प्रिजर्व ह्यूमिडिटी इन एनेस्थीसिया। अब मरीज़ को इंट्यूबेट कर दिए, एनेस्थीसिया दे दिए, मरीज़ का ऑपरेशन हो रहा है, वो बेहोश है आराम से, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसमें नमी ना आए, ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर को रोकने के लिए, मॉइस्चर से यानी नमी से बचाने के लिए मरीज़ को एक HME फ़िल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजर फ़िल्टर होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्यू टू शॉर्टर, वाइडर एंड लेस एक्यूट एंगल चांसेज ऑफ इंडोब्रांकियल इंट्यूबेशन आर मोर कॉमन ऑन राइट साइड। यानी कि हमारे लंग्स के 2 साइड होते हैं, लेफ़्ट और राइट। राइट में 3 फिशर होते हैं, 3 लोब होते हैं, और लेफ़्ट में 2 होते हैं। राइट साइड का जो पार्ट होता है ऊपर का, वो क्या होता है, छोटा होगा, चौड़ा होगा, और उसके एंगल्स जो होते हैं वो कम होते हैं, जिसके कारण अगर इंडोब्रांकियल इंट्यूबेशन कर रहे हैं तो वो राइट साइड में करते हैं। तो इसी तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। थैंक